स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, फैमिलीज में हम अक्सर देखते हैं कि कहीं कहीं बार बार लड़का या बार बार लड़कियां पैदा होती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसेंट रिसर्च बताती है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल पैटर्न होता है, लेकिन हम इसे एक जेंडर रिलेटेड इशू बता देते हैं। हम आज देखेंगे कि कैसे हम एक नॉर्मल चीज़ को एबनॉर्मल में बना देते हैं और सारा का सारा ब्लेम डाल देते हैं एक माँ के ऊपर। आज हम देखेंगे कि कैसे ये स्टडी हमारी सोशल सोच को चैलेंज करती है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये स्टडी हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती है जेंडर इश्यूज को समझने का। तो आप देखेंगे इस स्टडी के अंदर आप देख पाएंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये स्टडी है, पब्लिश होती है साइंस एडवांसेस के अंदर। इसके करीब इसमें आप देखेंगे 58,000 केसेस लिए गए प्रेगनेंसी के, और जो टाइम पीरियड है जहाँ तक केसेस लिए गए 1956 से लेकर 2015 तक। अब इसमें फाइंडिंग्स क्या निकल के आती हैं कि ऐसी फैमिलीज जहाँ पर 3 लड़के हैं, फैमिली विथ 3 बॉयज़, 61% चांसेस कि अगला भी चौथा भी लड़का पैदा होगा। ऐसी फैमिलीज जहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं, 58% चांसेस कि चौथी भी लड़की ही पैदा होगी। और ये भी देखा गया कि विमेन हैविंग देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 29 ईयर्स, अगर 29 साल की उम्र के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो 13% चांसेस बढ़ जाती हैं सेम सेक्स चिल्ड्रन होने की। मान लीजिए 29 साल के बाद अगर लड़का पैदा होता है तो सेम लड़का ही पैदा होगा आगे भी टाइम पर, ऐसी चांसेस 13% और बढ़ जाती हैं। ऐसा इन केसेस के अंदर देखने को मिला। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इसका प्रॉपर एक बायोलॉजिकल रूट बताया है, एक बायोलॉजिकल पैटर्न बताया है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट आर द बायोलॉजिकल रीज़न, व्हाट आर द जेनेटिक रीज़न बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, आप देखोगे इंडियन सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे स्टिग्मा है, काफ़ी सारे सुपरस्टिशन है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। आप देखोगे इन इंडिया कि हमारे हाउस होल्ड में क्या होता है, हैविंग ऑल लेटर्स एग्जाम्पल 3 गर्ल्स इज स्टिल व्यूड एज नेगेटिवली। इसको काफ़ी नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये होना तो एक बायोलॉजिकल पैटर्न है जो अभी हम देखेंगे समझेंगे। ओके, तो मदर, यू कैन सी मदर ऑफन फेस ब्लेम एंड आर सीन एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर आउटकम डिस्पाइट हैविंग नो बायोलॉजिकल रोल इन डिटरमाइनिंग इट। ठीक है, तो आप देखेंगे मदर का कोई रोल नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ में डिटरमाइन करने पर, लेकिन फिर भी सारा का सारा ब्लेम हम उन्हीं पर डाल देते हैं। सुपरस्टिशन बहुत कॉमन है कि हमारी फैमिली का मिसफॉर्च्यून है और ये सारे रीजंस की वजह से ये सेम चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो स्टडी है ये बिल्कुल चेंज कर देगी इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को। ये जो स्टडी है ये बताती है कि सेम सेक्स सिबलिंग्स पैटर्न्स लाइक 3 बॉयज और 3 गर्ल्स ऑकर बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी। अभी हम समझेंगे ये इस वजह से नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में था, आपकी किस्मत में था, या फिर कोई डिवाइन विल थी, कोई स्पिरिचुअल रीज़न था, कोई फैमिली का मिसफॉर्च्यून था, या आपने माँ के ऊपर ब्लेम डाल दिया सारा का सारा। तो ऐसा नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी है जिसके हिसाब से पूरा का पूरा काम हो रहा है। बायोलॉजिकल आप प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जिसकी वजह से ये चीज़ निकल के आ रही है। ओके, तो काउंटर सुपरस्टिशन बाय शोइंग सच आउटकम्स एज नेचुरल फैमिली स्पेसिफिक ट्रेंड। ओके, तो आप देखो, अगर हम जैसे हम बात भी करते हैं सुपरस्टिशन या किसी भी तरीके का नेगेटिव बिलीफ अगर सोसाइटी के अंदर है, उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप लोगों को रैशनलाइज कर दो, आप लोगों को अवेयर कर दो, आप लोगों को एजुकेट कर दो। आप देखोगे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे नेगेटिव बिलीफ हैं, काफ़ी सारे ऐसे बिलीफ हैं, सुपरस्टिशन हैं जिनका कोई भी लॉजिकल रूट नहीं है, जिनका कोई भी रैशनल रीज़न नहीं है। उन सबको हटा सकते हैं हम अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर दें, उनको प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन दें कि नहीं देखो ऐसा होता है, नहीं देखो ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विमेन आर कंसिडर्ड वीकर सेक्शन। ओके, ऐसा एक बिलीफ है कि लड़कियों को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, हाउस होल्ड चोर में ही रखा जाएगा, घर के काम करेंगी। लेकिन अगर हम उनको रोल मॉडल दिखाएं ऐसे कि देखिए विमेन आर डूइंग वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, विमेन आर डूइंग वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ साइंस, तो आप देखिए उनको वो अवेयर होंगे, उनका ये बिलीफ अपने आप ही ब्रेक होता है। तो ऐसे ही आप देखिए ये एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छी तरीके से कोट कर सकते हैं अपने एथिक्स पेपर में, अपने ऐसे पेपर में, कि किस तरीके से हमने सुपरस्टिशन को विद द हेल्प ऑफ रैशनल स्टडी हमने उसको क्या किया, हमने उसको रूल आउट करने की कोशिश की। तो ये एक बिलीफ है, सुपरस्टिशन है कि ऐसा होता है, लेकिन ये रैशनैलिटी है, ये एक लॉजिक है कि देखिए नहीं ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होता है। बायोलॉजिकल रूट है, बायोलॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से ये सारे के सारे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तो अभी हम इसके सारे रिजल्ट देखेंगे क्योंकि ऐसा होता है, और ऐसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप देखेंगे कि साइकोलॉजी को लेकर जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसके एडमिशन हम जल्द ही क्लोज करने वाले हैं। लाइव आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड है।
और इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, साइकोलॉजी को लेकर जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं देश और दुनिया में है, ये सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग डेट आप देखेंगे 26 जुलाई है। अभी ऑफर्स भी काफ़ी चल रहे हैं, तो आप जाइए वेबसाइट पर, ऐप पे जाइए, सारी डिटेल्स चेक कीजिए। और ऐसे ही आप देखेंगे और अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर हम ऐसे जो कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज़ होते हैं सोसाइटी को लेकर, एथिकल इश्यूज़ या साइकोलॉजी को लेकर इश्यूज़, हम रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर अपडेट करते हैं। आप ये चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो देखेंगे अपन ये जो हमने बात की कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो वाई डज इट हैपन, इसके पीछे की बायोलॉजी अगर देखें तो देखिए इसका एक बायोलॉजिकल रूट है। तो डिटेल में न जाते हुए अगर हम देखें कि एक बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस होती है जो बताती है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजिंग एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब होता क्या है, अगर हम एक वुमेन की बात करें तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनके अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस निकल के आते हैं। इट इज़ यूनिवर्सल, सबके अंदर, हर एक इंसान के अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस निकल के आएंगे। ठीक है, अब विमेन के अंदर ये जो सबल बायोलॉजिकल चेंजेस निकल के आते हैं ये इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में को भी इंटरफेयर करेंगे, उसके साथ भी चेंजेस होंगे, है ना। जो उनका इंटरनल केमिस्ट्री है, जो हार्मोनल बैलेंस है, वो सब आप देखोगे चेंज होगा विद द एज, जैसे उम्र बढ़ती है। अब होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो कुछ स्टडीज ये बताती है कि स्पर्म कैरिंग मेल क्रोमोसोम, जो वाई स्पर्म होता है, एक्स और वाई दो तरीके के स्पर्म होते हैं, जिसमें मेल क्रोमोसोम वाई होता है और फीमेल हमारा एक्स होता है। तो जो मेल क्रोमोसोम स्पर्म कैरिंग होते हैं दे टेंड टू बी क्विकर बट लेस ड्यूरेबल, इनकी ड्यूरेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ेगी। और इसके अलावा स्पर्म कैरिंग फीमेल क्रोमोसोम एक्स स्पर्म दे आर मोर रॉबस्ट एंड अडॉप्ट बेटर टू स्लाइटली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, तो एनवायरनमेंट जो बदलता जा रहा है, जैसे जैसे वुमेन की एज आगे बढ़ती गई, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये जो वाई क्रोमोसोम है तो वो ज़्यादा अडेप्टेबल बन जाता है चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के और ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। तो आप देखोगे कैपेसिटी जो फीमेल वाली है वो ज़्यादा भी बढ़ जाती है। तो ये एक लॉजिकल रीज़न है। ओके, हो सकता है कि इसके अंदर और भी डिटेल हो, ओके, लेकिन आप देखोगे कि ये एक बेसिस है, ये एक हाइपोथेसिस है जिसके हिसाब से रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं कि विमेन की गलतियां हैं या कुछ डिवाइन है, मिसफॉर्च्यून है, तो उसको तोड़ना, उसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप देखेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से आप देखोगे एज अ विमेन बॉडी चेंजेस विद एज इट में क्रिएट कंडीशन दैट स्लाइटली फेवर वन टाइप ऑफ स्पर्म ओवर द अदर। और इसकी वजह से आप देखोगे कि अगर लड़का या लड़कियां, चांसेस उनकी ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि एक ही तरीके का स्पर्म आप देख पाओगे, उनकी टेंडेंसीज वहाँ ज़्यादा हो जाती है। ओके, सेम आप देख पाओगे कुछ और रीज़न भी हैं, कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं इन सब चीज़ों के। ओके, तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी तरीके की जीन वेरिएंट स्टडी की गई हैं, उनमें भी देखा गया है कि जीन्स में इन्फ्लुएंस द मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्सेस टू मेल और फीमेल एम्ब्रॉयसेस। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कुछ फैमिलीज़ के अंदर जेनेटिकली इनहेरेंट होता है ये, ओके, कि हैविंग अ 55 to 60% चांसेस ऑफ बॉयज रादर देन अ फ्लैट 50%। तो ये जेनेटिक भी है। ओके, इट इज़ नॉट बिकॉज कि कोई मिसफॉर्च्यून है या कोई डिवाइन पावर है। ओके, तो ये कुछ लॉजिकल रीज़न है। और उसके अलावा आप ओवुलेशन जो टाइमिंग है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो होते हैं, इनका भी आप इम्पैक्ट देख पाओगे। टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स क्या होती है रिलेटेड टू एवोल्यूशन, तो ये भी आप देखेंगे कि जो वाई स्पर्म होते हैं दे आर फास्टर, ओके, दे रीच द एग क्विकली इफ ओवुलेशन इज नियर। On the other hand, जो एक्स स्पर्म गर्ल्स वाला है they will live longer, can survive until ovulation if fertilization happens earlier। तो आप देख पाओगे if a women ovulation window और hormonal pattern is regular, अगर रेगुलर है it will consistently favor one sex over another across pregnancies। ठीक है, तो एक तरीके का पैटर्न डेवलप हो जाता है। मान लीजिए अगर ये वाला पैटर्न आ गया तो बॉडी इसी पैटर्न को फॉलो करती जाएगी, चांसेस ज़्यादा रहेंगी इस चीज़ की। और अगर ये वाला पैटर्न आ गया तो बॉडी इसी पैटर्न को फॉलो करती जाएगी, चांसेस ज़्यादा रहेंगी इस चीज़ की भी। तो ये बायोलॉजिकल रीज़न है। अब अगर हम इन बायोलॉजिकल रीज़न को रिलेट करें सोसाइटी के साथ में तो हम काफ़ी कुछ अवेयरनेस लोगों के अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर ये रियलिटी है, ये हाउस होल्ड के अंदर होता है। हैविंग ऑल डॉटर्स आप देखोगे इट इज़ कंसिडर्ड वेरी नेगेटिव सुपरस्टिशन, कॉमन पीपल ये ऐसा मानते हैं। लेकिन हार्वर्ड स्टडी ने चैलेंज कर दिया इस चीज़ को कि भाई ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये कोई मिसफॉर्च्यून नहीं है, ये क्यों है, ये एक लॉजिकल रीज़न है, रैशनैलिटी है। ओके, तो आप देखो कि इंडिया के अंदर कॉमन सोशल बिलीफ है, ठीक है, आफ्टर 2 daughters वी विल स्टॉप ओनली इफ वी गेट अ सन, ऐसा होता है। लेकिन आप देखोगे आफ्टर 2 daughters जनरली 2 के बाद वो तीसरा चौथा भी आप देखोगे जनरली रेगुलरली, हम ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन आप पूरा एक सैंपल साइज उठा के देखोगे तो इन मैक्सिमम केसेस यू विल फाइंड द सेम जेंडर। और ऐसा ही ये स्टडी बताती है क्योंकि वो चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं वो पैटर्न फॉलो करने की। ठीक है, तो आफ्टर 2 daughters
स्टॉप नहीं करेंगे जब तक बेटा पैदा नहीं होगा, बिकॉज डिजायर ऑफ सन है। तो इसके काफ़ी सारे सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, रिस्क ऑफ अनसेफ अबॉर्शन ऑफर इन प्राइवेट क्लिनिक्स, ये भी आप देख पाओगे। फिर काफ़ी सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल भी होता है, वो भी हम देख पाएंगे, ठीक है ना। हायर फर्टिलिटी इन सन प्रेफरेंसेस कम्युनिटीज़, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रही है इस चीज़ का। तो कल्चर को जो हम मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, सोसाइटी ऑफन ट्रीट दिस नॉर्मल बायोलॉजिकल पैटर्न एज अ फेलियर ऑफ द वुमेन और द फैमिली। तो सोसाइटी कैसे देख रही है इस चीज़ को? सोसाइटी देख रही है इस चीज़ को इस तरीके से कि एक माँ का फेलियर है, एक वुमेन का फेलियर है, लेकिन ये तो एक प्रॉपर बायोलॉजिकल पैटर्न है जिसके ऊपर उनका कोई, आप देखोगे उनका कोई कंट्रोल है भी नहीं। ये तो हो रहा है, बायोलॉजी हो रही है, जीन्स के अंदर हो रहा है, और इसके बारे में आप देखोगे हम डिस्कस भी नहीं करते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा पर्सपेक्टिव हमारा चेंज कर सकता है सोसाइटी के अंदर अगर हम लोगों को इससे अवेयर कर दें तो, ठीक है। आप देखोगे रूट क्या है इसका, पैट्रियार्कल लीनिएज, सन्स इनहेरिटेंस, कैरी फैमिली नेम, डॉटर्स पराया धन, इस तरीके के सोसाइटी के अंदर बायसेस हैं। लेकिन ये स्टडी क्या बताती है, इवन एजुकेटेड अर्बन फैमिलीज हैव स्ट्रॉन्गर सन प्रेफरेंस, ठीक है। डॉटर रिसीव लेस स्कूलिंग, पुअर न्यूट्रिशन, लिमिटेड इनहेरिटेंस राइट, ये सब है सोसाइटी के अंदर, कल्चर बायसेस हैं, ओके। तो ये सारे आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो, सारे आप हटा सकते हो अगर आप जेंडर इश्यूज़ को इस तरीके से समझना शुरू कर दो कि ये तो बायोलॉजिकल पैटर्न है। क्योंकि पूरी की पूरी साइकिल है, अगर आप माँ के ऊपर ब्लेम डालोगे तो पूरा का पूरा साइकिल वो रिपीट होता रहेगा, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हमें एक पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में देखो इतना सारा स्क्यू रेशियो है, जेंडर रेशियो है। अब देखो फैमिली ट्राइंग वन मोर टाइम फॉर अ सन मिसअंडरस्टैंड बायोलॉजिकल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। तो जो फैमिलीज ट्राई कर रही है कि भाई एक बार और कोशिश करते हैं ताकि लड़का पैदा हो जाए, तो बायोलॉजी को समझ ही नहीं है। हार्वर्ड स्टडी बताती है कि ऐसे अटेम्प्ट आप करते हो तो स्टेटिस्टिकली फ्यूटाइल है ये। जनरली आप देखोगे अभी डेटा हमने जो किया था पहली स्लाइड के अंदर, वहाँ से आप देखोगे स्टेट्स हटा के देखोगे तो जनरली चांसेस यही होंगे कि अगला भी क्या होगा, सेम सेक्स का ही होगा। लेकिन इसको हम समझते नहीं है, और एक और अटेम्प्ट के चक्कर में आप देखोगे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और जो जेंडर रेशियो है, सेक्स रेशियो है, वो भी आप देखोगे काफ़ी स्क्यूड हो जाता है। तो इस वजह से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो पॉलिसीज़ के अंदर भी हम इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। आप देखो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुआ था, इसका काम क्या है, प्रमोट द वैल्यू ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इनकरेज जेंडर सेंसिटिव एटीट्यूड, कम्युनिटी को आउटरीच को बताना है, मीडिया को बताना है कि सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिस को रोका जाए। तो कैसे रोकेगी, जेंडर सेंसिटिव एटीट्यूड कैसे लेके आएंगे, जब हम इस स्टडी को इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। तो अगर कम्युनिटीज़ हो गई, मीडिया हो गया, अगर वो सारी स्टडी बताती है समाज को, कम्युनिटी को, तो अपने आप ही जेंडर सेंसिटिव एटीट्यूड चेंज हो जाएंगे, ओके। जैसे साइंटिफिक एविडेंस बताया गया है ना कि द स्टडी शोज दैट हैविंग ओनली गर्ल और ओनली बॉय इन अ फैमिली इज नॉट अ पर्सनल और डिवाइन फेलियर बट अ बायोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी। तो अपने आप ही लोगों का पर्सपेक्टिव जो होता है आपको देखने को मिलेगा कि चेंज होगा। डेफिनेटली इनके लिए हम जो आशा वर्कर्स होते हैं, जो मिडवाइफ और जो कम्युनिटी हेल्थ मैनुअल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल लेकर हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट को हम बता सकते हैं कि जो जेंडर पैटर्न है ये सिबलिंग्स में ही नेचुरल होते हैं, इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ डिवाइन और कोई मिसफॉर्च्यून नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। इवन एजुकेशन करिकुलम में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं ये सब चीज़ें, जो कि होती नहीं है। आप देखोगे काफ़ी कम लोग इस बारे में अवेयर होते हैं, इस बारे में बात ही नहीं करते। इवन जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं वहाँ पर ही इस बारे में बात नहीं होती है, उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि भाई ये एक बायोलॉजिकल पैटर्न है, ओके, ठीक है। दे आल्सो इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, वो भी सेम तरीके के एटीट्यूड को आगे लेके जा रहे हैं, और वो सेम तरीके का एटीट्यूड पूरी सोसाइटी के अंदर एक साइकिल की तरह रेगुलेट होता रह रहा है। तो वो ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेक कैसे लगेगा, जब हम उनको लॉजिक देंगे, ठीक है। तो जब लॉजिक आएगा तभी आप देखोगे ये जो मिसफॉर्च्यून है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप इसको शामिल कीजिए, ओके। बायोलॉजी की क्लासेस में हम बता सकते हैं, बेसिक सा कंसेप्ट है, बायोलॉजी की क्लासेस में आप एक्सप्लेन करो, ओके। सोशल स्टडीज़ में हम बता सकते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ और हम दे सकते हैं ऐसी, ताकि लोगों के अंदर ये जो भ्रम है, जो मिसफॉर्च्यून है, इसको हम रोक सकें, ठीक है। तो सोसाइटी आप देखोगे, सोसाइटी डज नॉट अंडरस्टैंड साइंस, इट विल डेफिनेटली मिसयूज इट। तो सोसाइटी को बहुत आवश्यक है कि वो साइंस को भी समझे, तभी सोसाइटी सही तरीके से फंक्शन कर पाएगी, ओके। तो जो हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी है, ये हाउ टू हैव अ बॉय और गर्ल नहीं बता रही, ये बता रही कि आपको स्टॉप करना पड़ेगा ब्लेमिंग वुमेन फॉर आउटकम्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल, उनके कंट्रोल में है ही नहीं वो सब चीज़ें। और इसके अलावा ये जो स्टडी है ये हमें बताती भी है कि पब्लिक पॉलिसी कैसे बनानी है, कल्चर को समझना कैसे है, जेंडर इक्विटी की तरफ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
तो इस पर्टिकुलर स्टडी और ऐसी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो इतने सारे समाज के अंदर जो स्टीरियोटाइप हैं अलग अलग, उनको ब्रेक करने की कोशिश करती हैं। और ये स्टडीज़ का आना बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, हम वी कैन स्टॉप शेमिंग women फॉर बायोलॉजी एंड स्टार्ट चेंजिंग सोसाइटी विथ द हेल्प ऑफ साइंस। तो साइंस का देखिए मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी सोशल साइंस का या साइंस का यही है कि लोगों की भलाई हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये स्टडी को हम ऐसा वेलफेयर ऑफ द पीपल ही हमें इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसी और अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। कोई और अगर आपके डाउट हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।